आप दोनों से ये जो ताला थारड़ साहब ने कहा, आप कहते फिर रहे हैं कि 500 अरब बांट रहे हैं और ये एमएनएस और एमपीएस के जाएगा, वो कहते हैं आप लोगों ने बजट तक पढ़ा नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तो हु वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन है ही नहीं सर, ये हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, राइट? अता तारड़ साहब ये जानते हैं कि 75 अरब रुपया, ये सब जानते हैं कि एमएनएस को इस असेंबली में दिया गया है इस बजट में, ठीक है। अता तारड़ साहब को एक फ़ोन करना है पंजाब और मालूम करना है कि आप हर एमपीए को 1-1 बिलियन रुपए दिया या नहीं विनिंग पार्टी के, मालूम हो जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है सर। 500 अरब रुपए का मोहतात एस्टिमेट है, एक्चुअल नंबर इससे बहुत ज़्यादा आएगा। और वो बात जो हमने उस दिन शाहिद भाई ने रखी थी, वो बात आज भी है कि जिस वक्त आप दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, स्टेशनरी पे टैक्स लगा रहे हैं, आप इन्फेंट फार्मूला पे टैक्स लगा रहे हैं, जब आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर सरचार्जेस लगा रहे हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स लगा रहे हैं, 49.5 जस्ट टू बी एक्यूरेट, तो उस वक्त आप हुकूमत के इस तरह बेदरेगी से खर्च करेंगे कि आपने एडीपीज और पीएसडीपीज को 30% बढ़ा दिया है। आपने हुकूमत के कहीं खर्चे नहीं कम करे, 24% जारी अखराजात बढ़ा दिए। 30,000 अरब रुपया यानी कि 30 खरब रुपया अब इस मईशत के अंदर हुकूमत चलाने का खर्चा है, जो हमारी 25% आमदन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि बेसिकली 25% ऑफ एवरी पाकिस्तानी। अगर गवर्नमेंट अपना, मुफ्तम ये बताएं, अगर गवर्नमेंट सिर्फ अपना 10% खर्चा कम कर ले तो क्या उस सेविंग से हमारी या तमाम जो इन्होंने रगड़ा आम आदमी को, ये ऑफसेट नहीं होता? सर 5% अगर कम कर लेती, 5% यानी कि सिर्फ 1500 अरब रुपए कम कर लेते, 10% तो 3000 अरब रुपए होंगे, जो कि बड़ी आसानी से हो सकते हैं। लेकिन 1500 अरब रुपया भी कम कर लेती तो नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर आप नया टैक्स लगा भी रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क इतनी मुश्किलात में है कि आप किसी बिजनेस इंडिविजुअल को कहते हैं कि तेरे आधी तनख्वाह हम ले जाएंगे, किसी तनख्वाहदार को कब कहें कि 40% तनख्वाह तुम्हारी ले जाएंगे, 1 लाख रुपए वाली तनख्वाहदार को कह रहे हैं कि तुमसे डबल टैक्स लेंगे जो तुम दे रहे थे। अगर इतने मुश्किल में मुल्क है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, मुल्क मुश्किल में, हम सब साथ दें आपका और देंगे, तो हुकूमत भी तो कुछ हुआ नहीं। आखिर ये 10% कोई बड़ा मसला तो नहीं है। माइंडसेट ही नहीं है ना सर, सोच ही नहीं है ना, सोच ही नहीं है। पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, एक वो जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स देते हैं और एक वो जो मराहत हासिल करते हैं। ये आपको नज़र आ गया और ये जो है ये एकदम बेहिसी का सबूत है, इनकी तरजीहात का सबूत है। टेनेबल है ये? नहीं, टेनेबल बिल्कुल नहीं है। या मईशत चलेगी जैसे शाहिद भाई ने उस दिन कहा, या मईशत चलेगी या बजट चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। हमें अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? लेट्स से अगले 1 साल या 1.5 साल में, या अगले 1 साल में रादर, हमें कम से कम 1-2 मिनी बजट हम एक्सपेक्ट करें फिर? सर मैं ये समझता हूँ कि 2 या 3-4 महीने के अंदर, अक्टूबर तक, द गवर्नमेंट विल टेक बैक सर्टन टैक्सेस। द गवर्नमेंट को समझ आएगी कि ये टैक्सेस कुछ वापस लेने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं हमने रुपया मुस्तहकम कर दिया, हमने ये कर दिया, फिर उसमें भी अपहीवल आएगा? सर जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा है, टैक्स भी लगा दिया तो चलो, सुपर टैक्स लगा दिया, इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं ना कि एक्सपोर्ट बढ़े, बरामदात ज़्यादा हों। अगर बरामदात जो कंपनी ज़्यादा करेगी, आपने उसके ऊपर 10% और सुपर टैक्स लगा दिया, तो ये तो एकदम फहम से बाहर है। और फिर जो आपने बिजली और गैस के रेट्स करे हुए, हम खित्ते में सबसे महंगे हैं, हम इंडोनेशिया से महंगे, नाइजीरिया से महंगे, साउथ अफ्रीका से महंगे, थाईलैंड से महंगे, मलेशिया से महंगे, हम किससे कम्पीट कर रहे हैं? तो जब हम सारी सब मुल्कों से महंगी बिजली बेच रहे हैं, सब मुल्कों से ज़्यादा गैस बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर एक्सपोर्ट में कमी आएगी। जब नहीं बढ़ेगा एक्सपोर्ट, आपको मसले तो आएंगे, या इकोनॉमी एकदम बैठ जाएगी या बजट चलता रहेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उससे पहले आपने बड़ी की मिनिस्ट्रीज चलाई हैं, सो यू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। फिर आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे आए जब मियाँ साहब को फारिग किया गया, आप आए तो वो बिल्कुल एक हाइब्रिड निज़ाम में आपने काम भी किया हुआ था। तो जो लोग इस सारे को अभी भी निज़ाम चला रहे हैं, क्या ये इतना ही ओवर सिंप्लीफाइड रीज़न है जैसे मुफ्ता ने कहा है कि बस दिमाग में नहीं आता? मुझे तो गालियाँ जब पड़ रही हैं, सड़कों पर रिएक्शन आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन में, आप अगर वज़ीर आज़म होते आप भी कहते हैं यार सेविंग करो, 10% तो सेविंग हो सकती है, हमारा पहले एक्सपेंस ज़्यादा है। ये इनको भी समझ नहीं आ रही, इस्लामाबाद को नहीं आ रही तो पिंडी को भी समझ नहीं आ रही। देखिए, पहली बात यह कि मैंने किसी हाइब्रिड निज़ाम में काम नहीं किया। मैं वज़ीर आज़म बना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमारे पास तमाम इख्तियारात थे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी चीज़ें यहाँ चलती रही, धरना भी हो गया, रोज़ाना हुकूमत भी गायब हो गई, सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन भी चोरी हो गया, लेकिन हम अपना काम करते रहे। उसमें हम कोई उसमें शरीक नहीं था फैसलों में।
बिल्कुल एनएसए की मीटिंग होती थी, कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, कैबिनेट कमेटीज की मीटिंग्स होती थी, सब निज़ाम सही चल रहा था। अब इशू ये है कि एक तो आपने अजाफी टैक्स बआसानी आप बचा सकते थे अगर आप कुछ अपनी कमर भी तो बेल्ट टाइटनिंग कर लेते, लेकिन आपको इससे बहुत आगे जाना है। आपको मुकम्मल रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपने इस्लाहात करनी है जो आपको अगले साल फ़ायदा देंगी, उससे अगले साल फ़ायदा देंगी। इस दफ़ा आपने कर लिया, अगले साल क्या करेंगे? 60% टैक्स करेंगे। आप जो इस दफ़ा कर रहे हैं, ये आप जो अपनी आमदन है उसमें मज़ीद कमी आ जाएगी, मज़ीद आपको बोरो करना पड़ेगा। कोई मेजर नज़र आता है आपको दोनों को इसमें कि जो ग्रोथ दे कारोबार को, जॉब क्रिएशन करे? ऐसी कोई बात नहीं है। सारे देखिए, जब आप इतनी इजाफी टैक्स लगाएंगे 4000 अरब का जो लोगों ने देना है, और उससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि 2.5% आपने लगा दिया जो नॉन रजिस्टर्ड शॉपकीपर है, जो माल वो बेचेगा, जो माल उसको मिलेगा 2.5% उस पर एडिशनल टैक्स होगा, वो भी इन्फ्लेशन में आएगा। लेकिन आपने इस्लाहात कौन सी की हैं? आपका सबसे बड़ा मसला मसलन बिजली का है। बिजली की चोरी जो एक सर्कुलर डेट है, पता नहीं 600 अरब से बढ़ रहा है साल का, 700 अरब से बढ़ रहा है। और अब जब बिजली महंगी होती है तो उसकी भी हुजम बढ़ जाता है। बेशक यूनिट कम भी चोरी होते हों, लेकिन आज यूनिट की कीमत डबल हो गई है पिछले साल से। तो आपने बिजली के बारे की इस्लाहात के बारे में कुछ सोचा? आपको सबसे पहले डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ये मुझे 20 में आप गवर्नमेंट में थे, आप लोगों की गवर्नमेंट थी, PMLN की 18 में, तो लाइक 20 तक जब थी उससे पहले 18 में। हाँ 18 में। 20 के अंदर मैं देख रहा था 2 IPPs के लाइसेंसेस भी फिर रिन्यू किए गए। एक गुल अहमद का था, एक वो टपाल पार का था शायद, वो था। कुछ लॉजिक थी उनको एक्सटेंड करने की? पहले ही IPPs की हम रो रहे थे जी आइडल कैपेसिटी, आइडल पेमेंट्स दे रहे हैं, सब कुछ है, अभी बाकियों का भी रिकॉर्ड हमने खुलवाएंगे। कोई जस्टिफिकेशन थी इन चीज़ों की होने की? देखिए, ये IPPs हमने हर चीज़ IPPs में डाल देते हैं, मसला IPPs नहीं है। नहीं, लेकिन IPPs अब एक सर्कुलर डेट के बाद मसला तो बहुत बड़ा है ना। इसलिए मसला है कि एक तो आपने डॉलर आपका 105 से 285 पे चला गया, बिजली लगती भी डॉलरों में है, उसके फ्यूल भी डॉलर में होता है। उसके बाद आपने बिजली जब बनानी थी तो वो बिजली चलेगी 90 अरब यूनिट से 145 अरब यूनिट पे। उसमें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये सारी फिक्स कॉस्ट, तो वो ठीक रहती थी। नहीं, तो यू थिंक के एक्सटेंशन वाज फाइन कि IPPs का मुझे पता नहीं एक्सटेंशन क्यों हुई है। छोटे यूनिट हो गए, कोई वजह होगी, मुझे नहीं पता एक्सटेंशन, क्योंकि उस जमाने में रीनेगोशिएट हुआ था उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है उसके से। आप जरा IPPs का ब्रेक डाउन देख लें। IPPs में 1/4 तो न्यूक्लियर आपके प्लांट्स हैं, जो IPP की मुकम्मल पेमेंट है 2000 अरब के करीब है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। इसी तरह आपके जो हाइडल प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी आप पेमेंट कर रहे हैं। फिर जो आपने खुद लगाए हैं जो 4 बड़े प्लांट, उसके भी 200-250 अरब तो उसकी पेमेंट है। तो एंड पे जाके जिसको आप कहते हैं कि ये बहुत बुरे हैं, नहीं हो जाएगी, वो 50-60 अरब की बात रह जाती है। नहीं, लेकिन जब आपका सर्कुलर डेट देखते हैं मिस्टर, वो आप देखते हैं तकरीबन कलेक्टिव इनका और गैस का कोई 5 ट्रिलियन बन जाता है जी। तो वो सारे कहते हैं कि अगर एनर्जी सेक्टर कोई आप इश्यूज रिजॉल्व कर लें, आपका बहुत बड़ा मसला ठीक हो जाता है। हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, ये बिजली की कॉस्ट वगैरह सब कुछ। तो क्या इतनी सिंपल चीज़ है जैसे कह रहे हैं ये शायद साहब कि यार ठीक है, इट्स वन ऑफ द इश्यूज, इट्स नॉट द इशू? नहीं, शायद साहब ये नहीं कह रहे मेरे ख्याल से कि इट्स वन ऑफ द इश्यूज। आई मीन इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू, बट आई थिंक कि ये सारी बात जो है ना वो सर्कुलर, सारी बात कैपेसिटी पेमेंट्स पे नहीं डाल सकते। ट्रू के कैपेसिटी हमारे पास थोड़ी सी एक्सेस कैपेसिटी है कोल के प्लांट्स की, हमको आखिरी 2 कोल के प्लांट शायद नहीं लगने चाहिए थे, एक जो खान साहब के ज़माने में लगा और एक मियाँ साहब के ज़माने में लगा, हप्को का और एक और पोर्ट कासिम पे। और जाहिर है कि साहिवाल को भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते रियली कि पोर्ट पे लगना चाहिए या जहाँ से कोयला आ रहा है। वो तो वो कहते हैं कि जी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही थी, हमें इसलिए पंजाब में लगाना पड़ा, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब एक मैं आपको जनरली बात कर रहा हूँ। देखिए, बिजली के अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट होती है वो सर्कुलर डेट में नहीं जाती है। सर्कुलर डेट में क्या जाता है कि गवर्नमेंट आपको बोलती है कि 11, नेपरा आपको बोलती है कि 11% तक लाइन लॉसेस हो सकते हैं। आपके लाइन लॉसेस 17% हो रहे हैं, तो 11% लाइन लॉसेस तो आप बिल को चार्ज कर देते हैं, बाकी 6% आप चार्ज नहीं करते। फिर उसके बाद टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज होती हैं कि इस्लामाबाद के अंदर अगर बिजली का निज़ाम अच्छा है और सख्तर में बुरा है तो वो पैसे इस्लामाबाद वाले जो हैं वो थोड़े से उसके दे रहे हैं, अगर हुकूमत नहीं देती तो। फिर कश्मीर से पैसे नहीं मिलते, दीगर जगहों से पैसे नहीं मिलते।
बट द थिंग इज दैट वी एक्चुअली द बिग प्रॉब्लम इज कि हमने जब बिजली इतनी बड़ी ज़्यादा कर ली, डबल कर ली बिजली, तो हमारी माशी पॉलिसी इतनी गलती थी कि हमने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल नहीं करी, हमने बरामदात नहीं बढ़ाई। बरामदात तो बिजली जब 12,000 मेगावाट बना सकते थे जब भी $30 अरब की थी, आज जब 31,000 मेगावाट बना सकते हैं तो भी 30,000 अरब की है। तो अगर आप बरामदात नहीं बनाएंगे, आपके पास डॉलर नहीं आएगा तो डिवैल्यू होगा, और डिवैल्यू हो गया तो रुपए में चीज़ें महंगी हो गई हैं। सो देयर वर होलिस्टिकली पॉलिसीज़ में गलती थी। और एक चीज़ जो शायद साहब जब वज़ीर आज़म थे तो हम लोगों ने की थी कि हमने कहा था कि जो भी IPPs लगेगा वो कंपटीशन के बाद लगेगा, कि सब कम्पीट करेंगे प्राइस। वो खान साहब ने आके पहले भी, मियाँ साहब के ज़माने में भी एक फ़िक्स प्राइस पे होता था, खान साहब आए फिर वापस फ़िक्स प्राइस पे लगा दिया। और अगर कभी अल्लाह ताला ने हमको क्या जस्टिफिकेशन है फिक्स प्राइस की सिवाय करप्शन के कि ब्यूरोक्रेसी ने गेम की है? सर ये नालायकी है, इसमें करप्शन क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं IPP को, आप टैरिफ देते हैं, IPP कुछ आपसे मांगता नहीं है, आप कहते हैं इस पे आके इन्वेस्ट कर लो, वो इन्वेस्ट कर देता है। अब आपका असल मसला आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको प्राइवेटाइज करें। असल प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है। और अभी एक बात समझ लें कि जो ये सर्कुलर डेट का बोझ है ये भी अवाम पे डायरेक्टली नहीं आया। इस वक्त तमाम हुकूमत की कंपनीज में ये बोझ है और सारी बैंकरप्ट हैं, PSO, OGDC, PPL, चीज़ तो पता है, आप पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, वो कहते हैं जी सबसे बड़ा एक इशू ये भी है स्मगलिंग जो होता है पेट्रोल की होती है। अब वो कहते हैं जी 6 मिलियन लीटर होता है, पहले 10-11 मिलियन लीटर था, तो अभी भी 6 मिलियन लीटर रोज का आता है। कौन करता था स्मगलिंग? आप लोगों ने रिपोर्ट्स तो करवाई होंगी, सिविलियों से पूछो, वो कहते हैं जी वो तो खुद एजेंसीज के लोग करवाते थे। एजेंसीज कहती जी हमारे का ताल्लुक है, ये तो सिविलियंस करवाते थे। आप लोगों ने कोई स्टडी करवाई थी कौन करवाता है? सर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपकी एक बॉर्डर पे 2-3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, जो ईरान का बॉर्डर है, उस पर 30-30, 40-40 टन के टैंकर आते हैं। वो हमें नजर नहीं आते। क्या हमारा बॉर्डर इतना खुला है कि आप रोज 230 टन के टैंकर लेकर आ जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है? ये कौन सी मंतक है? आप सिर्फ अगर आप जो डीजल और LPG मुल्क के अंदर स्मगल हो रही है, अगर वो रकम आप कलेक्ट कर लें, आपको कोई इनकम टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिगरेट पे ले लें जो स्मगलिंग और यहाँ पर चोरी हो रही है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, अगर आप वो कर लें तो आपको बाकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या इसमें गवर्नमेंट के इदारे खुल के इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट बेबस है, आप यकीन करें, गवर्नमेंट बेबस नजर आती है। क्यों? I want to know। ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट है, नहीं चलने देंगे। ये आसान काम है ना कि आप अजाफी टैक्स लगा दें। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि आपने कोई इस्लाह की, कोई आपने बॉर्डर कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई आपने चोरों के पीछे गए जो टैक्स आपसे पूछ रहा हूँ, आप वज़ीर आज़म थे, क्या आपने की? देखिए हमने तो निज़ाम शुरू किया ना। आप 1 साल जी मैं 10 महीने रहा, हमने साल ही हो गया ना। जी तो हमने बजट दिया ना, हमें जरूरत नहीं। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उसके बाद आप वज़ीर आज़म बनते हैं, क्या आपने स्मगलिंग को टैकल करने के लिए क्लियर ऑर्डर्स दिए? कुछ किया? कोई स्मगलिंग नहीं, नहीं उस में भी होती थी, क्या बात कर रहे हैं? कोई स्मगलिंग, वो छोटी मोटी स्मगलिंग बलूचिस्तान में चंद 100 लीटर 1000 लीटर। मैं बता रहा हूँ आपको, LPG का 1 लीटर स्मगल नहीं होता उस वक्त कोई स्मगलिंग नहीं। तो अभी 2 साल की मैं तो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, जो ईरान से पहले भी आता था। देखें पहले बड़ी माइनर स्मगलिंग लोकल सतह पे होती थी, अब तो वो। तो ये नलके कब खुले हैं? ये नलके पिछले 2-3 साल में, 3-4 साल। इसमें कुछ ये नलका नहीं है, ये एक ट्यूबवेल खुला, ये एक आबशार है जो यहाँ पर। इस पे कुछ तो